Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOE 142 Indian Sociological Traditions। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे आपका सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पे क्लिक करके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन राधा कमल्स मुखर्जीज व्यू पॉइंट ऑन फॉरेस्ट, यानी कि उनका क्या व्यू पॉइंट है आपका फॉरेस्ट पे। सो राधा कमल मुखर्जी वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड सोशल थिंकर। राधा कमल मुखर्जी क्या है आपके एक इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे और सोशल थिंकर थे। उनका बहुत ही डीप इंटरेस्ट था इन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड नेचर। सो अकॉर्डिंग टू मुखर्जी जो फॉरेस्ट थे वो सिर्फ कलेक्शन नहीं थे ट्रीज का, बल्कि बहुत ही एसेंशियल पार्ट थे हमारी ह्यूमन लाइफ का, कल्चर का, इकोनॉमी का और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। उनका जो व्यू पॉइंट है फॉरेस्ट को लेके वो बहुत ही इकोलॉजिकल है, सोशल है और एथिकल है नेचर में। सो फॉरेस्ट एज द बेसिस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। सो जो आपके मुखर्जी हैं वो बिलीव करते हैं कि फॉरेस्ट क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं अर्ली डेवलपमेंट में ह्यूमन सिविलाइजेशन के। एंशिएंट टाइम्स में क्या हुआ था आपका, जो ह्यूमन बींग्स थे वो डिपेंड रहते थे फॉरेस्ट पे फॉर देयर फूड, शेल्टर, फ्यूल एंड रॉ मटेरियल्स। फॉरेस्ट क्या है आपके फ्रूट्स, रूट्स, वुड्स, एनिमल्स, इन सबको प्रोवाइड करते हैं जो कि ह्यूमंस को हेल्प करता है सर्वाइव करने में और स्किल्स को डेवलप करने में। सो ओवर टाइम फॉरेस्ट ने क्या क्या है, ह्यूमन हैबिट्स को शेप किया है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ को शेप किया है, कस्टम्स को शेप किया है और सोशल इंस्टीट्यूशंस को शेप किया है। सो इसीलिए जो फॉरेस्ट है वो सेपरेट नहीं है सोसाइटी से, बल्कि बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है टू द ह्यूमन प्रोग्रेस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। सो मुखर्जी के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्स है। ये आपको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, फाइबर्स और जो भी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज को और लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। सो बहुत सारे जो ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं वो बहुत डायरेक्टली क्या है आपके फॉरेस्ट पे डिपेंड रहती हैं उनके डेली नीड्स के लिए एंड इनकम के लिए। सो मुखर्जी क्या है आपके एम्फोसाइज करते हैं कि जो फॉरेस्ट है उनको हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना करें इन द लॉन्ग टर्म वैल्यू। सो वो अपोज करते हैं रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट को फॉर द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इकोलॉजिकल रोल ऑफ द फॉरेस्ट। सो जो आपके मुखर्जी हैं वो स्ट्रांगली हाईलाइट करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को। वो बिलीव करते हैं जो फॉरेस्ट है वो हमें हेल्प करते हैं एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में। फॉरेस्ट क्या है क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, रेनफॉल लाते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं और रिवर्स और वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। सो वो क्या है सपोर्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को। सो अकॉर्डिंग टू हिम जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं सो नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से फ्लड्स, ड्रॉट्स और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वो बहुत ही असेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। सो जो आपके मुखर्जी हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो फॉरेस्ट है उनका बहुत ही डीप सोशल और कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। सो बहुत सारी जो ट्राइब्स होती हैं उनके लिए फॉरेस्ट क्या है सिर्फ रिसोर्स नहीं होते हैं बल्कि सीक्रेट स्पेसेस होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं रिलीजन से, ट्रेडिशन से और उनकी आइडेंटिटी से। सो जो सोशल लाइफ होती है उनकी कस्टम्स होते हैं और फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड होते हैं फॉरेस्ट से। सो मुखर्जी क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न पॉलिसीज को जो कि इग्नोर करते हैं राइट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्रीट करते हैं फॉरेस्ट को ओनली एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। नीड फॉर कंजर्वेशन एंड प्लांट यूज। सो जो आपके मुखर्जी हैं वो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन को। वो बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो ट्रस्टीज होते हैं नेचर के, ना कि उसके मास्टर्स होते हैं। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको एक प्लांट और साइंटिफिक वे में यूज़ करना चाहिए। वो स्ट्रेस करते हैं कि नीड होनी चाहिए कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट, सोसाइटी एंड लोकल कम्युनिटीज़ की फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। जो सस्टेनेबल यूज़ होता है फॉरेस्ट का अकॉर्डिंग टू मुखर्जी वो बहुत ही नेसेसरी है फॉर द वेलबींग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। कंक्लूजन।
सो इन कंक्लूजन जो आपके राधा कमल मुखर्जी हैं वो फॉरेस्ट को बहुत ही इंटीग्रल पार्ट देखते हैं ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी का। वो एम्फोसाइज करते हैं उसकी इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल इंपॉर्टेंस पे। जो उनका व्यू पॉइंट है वो हार्मनी को प्रमोट करता है बिटवीन द ह्यूमंस एंड नेचर, और हाईलाइट करते हैं कि नीड होनी चाहिए फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फॉरेस्ट। सो आज तक भी जो उनका आइडियाज हैं वो रिमेन रहते हैं हाईली रेलिवेंट इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस रामकृष्ण मुखर्जीज पर्सपेक्टिव ऑन सोशियोलॉजी एज साइंस। रामकृष्ण मुखर्जी का क्या पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी एज साइंस पे। जो आपके रामकृष्ण मुखर्जी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे। वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जो सोशियोलॉजी है उसको एक साइंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो आर्ग्यू करते हैं जो स्टडी है सोसाइटी की वो क्या है फॉलो करनी चाहिए साइंटिफिक मेथड्स को जैसे कि नेचुरल साइंसेज में होते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है सिर्फ एक सब्जेक्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए फिलोसफी पे, आइडियाज पे या पर्सनल ओपिनियंस पे। इंस्टेड इसको हमें बेस्ड करना चाहिए ऑन द फैक्ट्स, डेटा एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस। सो सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। सो आपके मुखर्जी क्या है बिलीव करते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो क्वालिफाई करती है एज साइंस क्योंकि वो स्टडी करती है सोशल रियलिटी को एक ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक वे में। वो एम्फोसाइज करते हैं जो सोसाइटी है उसके पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं और लॉज होते हैं जिनको कि हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। सो जैसे कि हम फिजिक्स को हम नेचुरल लॉ से स्टडी करते हैं वैसे ही हम सोशियोलॉजी को सोशल लॉ से स्टडी करते हैं जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर और सोशल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो आपके वो रिजेक्ट करते हैं आइडिया दैट द सोशियोलॉजी इज ओनली स्पेक्युलेटिव और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि वो रिजेक्ट करते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव है। उनके लिए जो सोशियोलॉजी है वो एक्सप्लेन करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इन द सोशल लाइफ, जैसे कि जो इकोनॉमिक बिहेवियर्स होते हैं वो सोशल क्लासेस को अफेक्ट करते हैं या फिर कैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। सो जो एक की पार्ट है मुखर्जी के व्यूज़ का वो था इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो भी सोशियोलॉजिकल नॉलेज है वो आपकी बेस्ड होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन पे, मेजरमेंट पे और डेटा कलेक्शन पे, ना कि सिर्फ अजम्पशन या फिर मॉरल जजमेंट्स पे। वो आपके सपोर्ट करते हैं कि यूज़ होना चाहिए टूल्स का जैसे कि सर्वेज हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, फील्ड वर्क हो गए, ताकि हम सोशल फैक्ट्स को स्टडी कर पाएँ। सो मुखर्जी के यहाँ आपका स्ट्रेस करते हैं कि जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको अपने आइडियाज़ को टेस्ट करना चाहिए थ्रू द एविडेंस। अगर कोई भी थ्योरी सपोर्ट नहीं होती है डेटा से तो उन्हें रिवाइज करना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए। सो जो ये अप्रोच है उनके अकॉर्डिंग वो सोशियोलॉजी को क्या है साइंटिफिक और रिलायबल बनाता है। ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। सो जो आपके मुखर्जी हैं वो स्ट्रांगली क्या है सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को सोशियोलॉजी में। वो बिलीव करते हैं कि जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको अपने पर्सनल वैल्यूज़ को, इमोशंस को और पॉलिटिकल बिलीफ्स को सेपरेट रखना चाहिए उनकी रिसर्च से। सो सोशियोलॉजी को एज अ साइंस हमें डिस्क्राइब करना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए सोसाइटी को कि वो जैसे भी है, ना कि नॉट एज इट शुड बी, ना कि वो कैसी होनी चाहिए। सो जो ये आइडिया है इसको हम बोलते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी, सोशियोलॉजी एंड सोशल चेंज। सो ऑल्दो जो मुखर्जी हैं वो आपके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं बट वो इग्नोर नहीं करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को। वो बिलीव करते हैं कि जो आपकी साइंटिफिक सोशियोलॉजी है वो में हेल्प कर सकती है इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में, जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, पॉवर्टी हो गए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो गए। सो एक बार जब सोसाइटी को हम साइंटिफिकली समझ लेते हैं तो उससे क्या है जो हमारी नॉलेज है उसे हम यूज़ कर सकते हैं प्लान सोशल चेंज के लिए। कंक्लूजन। सो आपके जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं वो सोशियोलॉजी को एज ट्रू साइंस देखते हैं जो आपकी बेस्ड है एम्पेरिकल रिसर्च पे, ऑब्जेक्टिविटी पे और सिस्टमैटिक मेथड्स पे। सो वो बिलीव करते हैं कि अगर हम साइंटिफिक सोशियोलॉजी को करेक्टली अंडरस्टैंड कर लेंगे, यानी कि जो वो बिलीव करते हैं कि जो सिर्फ आपकी साइंटिफिक सोशियोलॉजी है उसी से हम क्या है जो सोशल रियलिटी है उसको हम करेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हम सोशल डेवलपमेंट की तरफ। सो जो उनका आइडियाज़ है वो हेल्प करता है सोशियोलॉजी को स्ट्रेंथन करने में एज अ रिगरस एंड रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन इन इंडिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस एन.के. बोस सिविलाइजेशनल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। एन.के. बोस का क्या सिविलाइजेशनल व्यू है इंडियन सोसाइटी को लेकर वो हमें डिस्कस करना है। सो आपके निर्मल कुमार बोस हैं, ये बहुत ही वेल नोन इंडियन सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने आपका क्या है एक्सप्लेन किया है इंडियन सोसाइटी को ना कि सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन की तरफ। जो उनकी सिविलाइजेशनल व्यू है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या डीप यूनिटी थी इंडियन सोसाइटी में डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी। सो इंडियन सोसाइटी एज अ सिविलाइजेशन
सो अकॉर्डिंग टू एन के बोस, जो इंडियन सोसाइटी है उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं एज अ सिविलाइजेशन जो कि कंटिन्यूड रही फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो बिलीव करते हैं जो आपकी इंडियन सिविलाइजेशन है वो ब्रोक नहीं हुई थी इन्वेजन या फिर पॉलिटिकल चेंजेस से, इंस्टेड ये क्या है कंटिन्यूटी को शो करती है। इसका मतलब ये है कि ये सर्वाइव्ड हुई थी और अडेप्ट हुई थी ओवर द टाइम। सो नए आइडियाज और नए ग्रुप्स क्या है ऑब्जॉर्व हुए थे इनटू द एग्जिस्टिंग कल्चरल फ्रेमवर्क। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सो बोस आपके स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, बट एक कॉमन कल्चरल बेस है जो कि बाइंड करता है उनको एक साथ। सो प्रैक्टिसेस जैसे कि पिलग्रिमेज हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, फैमिली वैल्यूज हो गए, रिस्पेक्ट हो गए ट्रेडिशंस के लिए, वो बहुत सारे अक्रॉस द रीजन्स हमें देखने को मिलता है। सो ये जो शेयर्ड एलिमेंट्स होते हैं ये क्या है एक सेंस ऑफ सिविलाइजेशनल यूनिटी को क्रिएट करते हैं। रोल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, सो जो आपके एन के बोस हैं ये इंपॉर्टेंस देते हैं हिंदू सिविलाइजेशन को एज द कोर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ही डिड नॉट मीन रिलीजन अलॉन, इनका मतलब सिर्फ रिलीजन से नहीं था बल्कि वेज ऑफ लाइफ जो कि इंक्लूड करता है आपके कस्टम्स को, वैल्यूज को, रिचुअल्स को और सोशल इंस्टीट्यूशंस को। सो कॉन्सेप्ट जैसे कि धर्म हो गया, कर्मा हो गया, जॉइंट फैमिली, कास्ट सिस्टम और विलेज लाइफ ये आपके पार्ट थे सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर के। इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब्स, सो जो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है बोस का उनकी स्टडी की तरफ वो था उनका ट्राइबल सोसाइटीज़ का, जो उनकी स्टडीज़ रही है ट्राइबल सोसाइटी को लेके। उन्होंने रिजेक्ट किया था कि जो आइडिया है कि ट्राइब बहुत ही कंप्लीटली सेपरेट है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। इंस्टेड वो आपके बिलीव करते हैं जो ट्राइब्स हैं वो हमेशा ही लिंक्ड रहे हैं टू द हिंदू सिविलाइजेशन थ्रू ट्रेड, रिलीजन और कल्चरल एक्सचेंज। सो ओवर टाइम हमें क्या देखने को मिला है कि जो बहुत सारे ट्राइब्स हैं उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ हिंदू कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है जबकि उन्होंने खुद के ट्रेडिशंस को भी रखा है। सो ओवर टाइम मेनी ट्राइब्स अडॉप्टेड एलिमेंट्स ऑफ हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू कल्चर while keeping their own traditions. सोशल चेंज एंड एडजस्टमेंट, जो आपके बॉस हैं वो बिलीव करते हैं कि जो सोशल चेंज है इंडिया में वो हैपन हो रहा है थ्रू द एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन, यानी कि अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट की वजह से हो रहा है ना कि सडन रेवोल्यूशन की वजह से। जो आपकी इंडियन सोसाइटी वो चेंज करती है स्लोली बाय ऑब्जर्विंग न्यू आइडियाज एंड इनटू द ओल्ड ट्रेडिशंस, यानी कि जो नए नए आइडियाज हैं वो आपके क्या हैं ओल्ड ट्रेडिशंस में एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। सो इसीलिए जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो स्टेबल रहती है फॉर सो लॉन्ग। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन जो आपके इनके बोस सिविलाइजेशनल व्यू है वो हमें एक्सप्लेन करती है इंडियन सोसाइटी को एज एंशिएंट, कंटिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल सिविलाइजेशन। सो जो उनका अप्रोच है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशंस है और चेंज है वो कोएग्जिस्ट करता है इंडिया में। सो जो ये व्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो स्ट्रेंथ है और यूनिटी है इंडियन सोसाइटी की ठीक है उसका समझने के लिए ये व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So this view is important for understanding the strength and unity of Indian society even today. Now we will move to the next question. Discuss the view of N.K. Bose on caste system in India. N.K. Bose view on the caste system in India. So हमें N.K. view का जो आपका जो कास्ट सिस्टम पे जो व्यू है वो हमें देखना है। सो आपके निर्मल कुमार बोस हैं दैट इज N.K. बोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या है आपके स्टडी किया है इंडियन सोसाइटी को बहुत ही डीपली और एक बैलेंस व्यू दिया है कास्ट सिस्टम को लेके। सो अकॉर्डिंग टू बोस जो आपका कास्ट है उसको हमें सिर्फ एक रिजिड और ऑपरेसिव सिस्टम की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो बिलीव करते हैं कि जो आपका कास्ट है जब वो डेवलप हुआ था हिस्टोरिकली और वो प्ले करता है अलग अलग रोल इंडियन सोसाइटी में ओवर द टाइम। कास्ट एज सोशल इंस्टीट्यूशन, जो आपके N.K. बोस हैं ये व्यू करते हैं कास्ट को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह जो कि हेल्प करता है इंडियन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में। वो अपने अर्ली टाइम्स में बोलते हैं कि जो कास्ट है वो आप बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है ऑक्यूपेशन से। जो अलग अलग कास्ट होती है वो अलग अलग काइंड ऑफ वर्क को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गए, पॉटरी हो गए, वीविंग हो गया, फिर प्रीस्टहुड हो गए। सो जो ये डिविजन्स हैं लेबर के भी हेल्प करते हैं सोसाइटी को स्मूथली फंक्शन करने में। इसलिए जो आपका कास्ट है वो सिर्फ हायरार्की के बारे में नहीं था बल्कि इट वॉज अबाउट द कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द ग्रुप्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम, सो अनलाइक स्कॉलर्स हु डिस्क्राइब कास्ट एज कम्प्लीटली रिजिड, यानी कि जो बहुत स्कॉलर्स है उन्होंने क्या है कास्ट को एक रिजिड सिस्टम की तरह बताया है। सो बोस आपके बिलीव करते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी और मोबिलिटी थी। वो पॉइंट आउट करते हैं जो कास्ट है वो हमेशा फिक्स नहीं रहती थी। ओवर टाइम हमें क्या है कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं उनके स्टेटस में बाय इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, अडॉप्टिंग न्यू ऑक्यूपेशंस या फिर फॉलोइंग द कस्टम्स ऑफ हायर कास्ट। सो इसलिए जो प्रोसेस है ये बाद में क्या है संस्कृताइजेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। सो जो बोस है वो एम्फोसाइज करते हैं जो सोशल चेंज है वो पॉसिबल था विद इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट एंड इंडियन सिविलाइजेशन, सो बोस क्या है आपके लिंक करते हैं कास्ट को विद द ग्रोथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वो बिलीव करते हैं जो आपका कास्ट है वो हेल्प करता है इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने में, ट्रेडिशंस और वैल्यूज को प्रिजर्व करने में। सो जितने भी कास्ट हैं वो पास डाउन होते हैं टू इट्स स्किल्स, नॉलेज एंड कस्टम्स
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो इस वे में जो कास्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है कल्चरल कंटिन्यूटी में। ही डिड नॉट डिनाई द प्रॉब्लम्स ऑफ कास्ट, उन्होंने क्या है जो कास्ट के प्रॉब्लम्स उनको डिनाई नहीं किया, बट उन्होंने ये फील किया कि इट शुड बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न चेंजेस, सो अकॉर्डिंग टू एनको बोस जो आपके मॉडर्न फोर्सेस हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इन्होंने क्या है ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को वीकन कर दिया था। सो जो कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है उन्होंने रिड्यूस कर दी इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन को। जो आपका एजुकेशन है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, इसने क्या है हेल्प किया है लोअर कास्ट को कि वो इक्वालिटी और राइट्स को डिमांड कर सके। सो बोस आपके बिलीव करते हैं जो कास्ट है वो स्लोली चेंज हो रही है रादर देन डिसअपेयरिंग कंप्लीटली। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन जो आपके एन के बोस हैं ये एक मॉडरेट और रियलिस्टिक व्यू देते हैं कास्ट सिस्टम का। ही डिड नॉट सी इट एज ओनली एज एन एविल सिस्टम, नॉट डिड ही फुली सपोर्टेड। उन्होंने कास्ट को सिर्फ एक एविल सिस्टम की तरह नहीं देखा या फिर उन्होंने उसको फुली सपोर्ट भी नहीं किया है। वो एक्सप्लेन करते हैं कास्ट को एक हिस्टोरिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह जिसने कि सर्व किया था यूजफुल फंक्शंस, बट उसमें हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है मॉडर्न टाइम्स में। सो जो उनके व्यूज हैं वो हमें हेल्प करते हैं कास्ट को अंडरस्टैंड करने में एक डीपर और मोर बैलेंस्ड वे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।